लास्ट टॉपिक आपका खत्म करते हैं। आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट का बुक जो है कंटेम्परेरी इशू। जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं मींस हमारे इंडिया में बिजनेस कैसे, हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़े। बिजनेस में क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, बिजनेस में क्या क्या हमें बेनिफिट हो रहे हैं, बिजनेस में क्या क्या चैलेंजेस आए या फिर बिजनेस में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आए, इसके रिगार्डिंग हमने सारे टॉपिक पीछे पढ़ लिए हैं। लास्ट में एक टॉपिक आता है कि बिजनेस में कंटेम्परेरी इशू, क्योंकि जब इंडियन एनवायरनमेंट में हमारे बिजनेस चल रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारे कई बार इशू आते हैं, बहुत सारी रुकावटें, जैसे हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट बेस पे भी आ सकती हैं, पब्लिक बेस पे भी आ सकती हैं, टेक्नोलॉजी बेस पे भी आ सकती हैं या फिर इनोवेशन डिपार्टमेंट बेस पे भी आ सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट। इस लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था कि गवर्नमेंट अक्वायर प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक पर्पस। तो कई बार इसमें ये बिजनेस में भी आता है। गवर्नमेंट कहती है कि गवर्नमेंट ने एक्ट सेट स्टार्ट जब किया था, गवर्नमेंट ने ये बोल दिया था कि जो आपकी प्रॉपर्टीज पड़ी हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, अगर बाय द वे उसका कोई प्रॉपर कोई रिकॉर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो गवर्नमेंट उसको यूज कर सकती है। अब मान लो कोई बिजनेस ने प्रॉपर्टीज लेके रखी हुई है, भाई बिजनेस चल रहे हैं लेकिन वो बिजनेस अभी हमने एक्सपेंड नहीं किए, तो गवर्नमेंट ने एक्ट किया था कि अगर उसका प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है, जब वो लोग जैसे काले ब्लैक मनी काम कर रहे हैं, तो उसको गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है। लैंड एक्वायर करके किसी भी बिजनेस में अपने लिए यूज कर सकती है। राइट टू फेयर कंपनी ट्रांसपेरेंसी इन लीगल लैंड, गवर्नमेंट का मेन मकसद ये था कि लीगल और फेयर और ट्रांसपेरेंसी बेस पे काम होना चाहिए। जिस बंदे के एक्चुअल जमीन हैं वो बंदे उसी के नाम पे जाना चाहिए। दिखाओ कुछ और, करो कुछ और नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग, जैसे मैं एग्जाम्पल बोलता हूँ कि एग्रीकल्चर के हिसाब से अपनी रजिस्ट्री करवा लेते हैं कि हमारी जो जमीन है वो एग्रीकल्चर लैंड है, भाई हम उस पर खेती बाड़ी कर रहे हैं। एक्चुअल में उस पर खेती बाड़ी की नहीं जाती, बिजनेस करके बैठ जाते हैं बाद में, या फिर हाउस घर वगैरह बना के सेल कर देते हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए लैंड एक्विजिशन एक्ट आया था। तो पहले जिस हिसाब से बिजनेस चल रहे थे, जब ये चीजें नहीं आ गई, दोबारा ट्रांसपेरेंसी आ गई कि प्रॉपर क्लियर इन्फॉर्मेशन के साथ बिजनेस होने चाहिए, प्लस अगर जो चीज जिस चीज की है जमीन उसी के काम के लिए यूज हो, तो इशू अपने आप ही क्रिएट हो गए थे बिजनेस के लिए, जो बिजनेस एकदम से चल रहे थे। क्योंकि आपने मान लो किसी जमीन के बिजनेस सेटअप कर लिया, बंदे की बाद में गवर्नमेंट बोले तो एग्रीकल्चर है, आपने यहाँ पे बिजनेस कैसे कर लिया, आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम्स बिजनेस के लिए आई थी। ये हिस्ट्री जो है 1894 से चला आ रहा है ये एक्ट। वैसे तो लैंड एक्विजिशन एक्ट जो 1894 से, लेकिन जो अमेंडमेंट की गवर्नमेंट ने 2013 में जाके इसमें अमेंडमेंट की थी कि जो कुछ भी होगा वो ट्रांसपेरेंसी बेस पे ही होगा। उसके बाद एक्ट आया हमारे पास फूड सिक्योरिटी एक्ट। फूड सिक्योरिटी एक्ट भी 2013 में गवर्नमेंट ने सेटअप किया था। राइट टू फूड एक्ट मतलब गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में पेश किया था कि हमारे पास जितने भी लोग इकोनॉमी में रह रहे हैं उनके लिए क्या था, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो गरीबी रेखा में रहते हैं। तो गवर्नमेंट ने सेटअप किया था, तो गवर्नमेंट ने बोला कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी इकोनॉमी में आती हैं, तो फूड सिक्योरिटी एक्ट में गवर्नमेंट ने सेटअप किया। सबसे पहले फॉलोइंग प्राइसेस सेटअप की थी कि राइस एट द आइनर 3 पर केजी, व्हीट आइनर 2 पर केजी, 2 रुपए किलो लोगों का नकदी दी जाएगी, भाई 3 रुपए किलो लोगों को चावल दिए जाएंगे जो लोग गरीबी रेखा में रहते हैं। तो गवर्नमेंट ने फूड सिक्योरिटी एक्ट में डाला था कि सब भी हमारी इकोनॉमी में ऐसे लोग नहीं है कि जो लोग डिवॉल्व्ड हैं, अपने बिजनेस चला के बैठे हुए हैं, जब अच्छी इनकम कमा रहे हैं, नहीं। हमारी लोग इकोनॉमी में लिविंग जिनका स्टैंडर्ड डाउन है या गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, उन लोगों को जो हम आज देखते हैं कौन सी स्कीम चलती है, कौन से कार्ड है, राशन कार्ड के ऊपर सामान नहीं मिलता, ये ब्लू कार्ड बोलते हैं, नीले कार्ड, हाँ है ना, वही इसी कार्ड के ऊपर 2 रुपए किलो कनक मिलती है। तो ये फूड सिक्योरिटी एक्ट गवर्नमेंट ने 2013 में पास कर दी है कि हम लोग ऐसे काम करेंगे कि चाहे आपको जितने मर्जी की कनक पड़ रही हो, चाहे पैदावार कर रहे हैं, चाहे किसी बंदे के पास अपने बिजनेस बेस पे भी है, लेकिन आपसे जब गवर्नमेंट खरीदेगी तो 2 रुपए केजी में आगे आगे लोगों को देगी। तो बिजनेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगे। अगर मान लो लोगों को सस्ता मिल गया सामान, चावल कनक, हमारी इकोनॉमी तो प्रॉब्लम है ही है भाई। हमारी इकोनॉमी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सब लोग ही गरीब हैं। अभी तुम लोग कार्ड देख लो तो सब लोगों के बने हुए हैं। अभी जब कहता है 2 रुपए किलो कनक मिलने लग गई, लोग ले लेंगे, सब लोग, बहुत सारे लोग ले लेंगे, प्रॉब्लम ले लेंगे, तो उसके बाद जो एक्चुअल में है बिकनी चाहिए वो बिकेगी नहीं। कुछ ही लोगों के पास जाएगी। जो बिजनेस डाउनफॉल तो आएंगे ही आएंगे ना, सब लोगों को तो बेनिफिट नहीं मिल सकता। जा तो प्रॉपर रिकॉर्ड बनाया जाए भी एक्चुअल में जिन लोगों को मिलनी चाहिए फैसिलिटीज उनको मिले। यहाँ पे तो जिस बंदे के पास गाड़ी है वो भी इस फैसिलिटी को ले रहा है, जिस बंदे के बच्चे फॉरेन गए हुए हैं वो भी फैसिलिटीज को यूज कर रहे हैं। तो वो प्रॉब्लम से भी हमारी इकोनॉमी में स्पेशली बिजनेस लेवल आती हैं, क्योंकि जब लोगों को सस्ता ही मिल गया तो ऑटोमोट पे लोग फ्री हो जाएंगे, लोगों के बिजनेस में तो अपने आप डाउनफॉल आ जाएंगे। कोई चीज बनाने में महंगाई बढ़ रही है, अब बंदे को फ्री में मिल रहा है तो बंदा क्यों नहीं लेगा भाई। 2 रुपए किलो तो सब ले सकते हैं। अभी आपका कार्ड बनाओ, आपको फ्री में राशन मिल रहा हो तो आप लेंगे।
तो फूड सिक्योरिटी एक्ट गवर्नमेंट ने बनाया तो था, लेकिन ये प्रॉब्लम्स बिजनेस में इसकी प्रॉब्लम्स भी साथ में आती हैं। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या है हमारे पास? क्रिप्टो करेंसी इसमें लिखा है डिजिटल एसेट डिजाइन टू वर्क एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज वेयर इंडिविजुअल कॉइन ओनरशिप रिकॉर्ड आर स्टोर्ड इन द लेजर एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर डाटाबेस सिस्टम यूजिंग स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो करेंसी। जैसे एग्जांपल, पहले लोग थे कभी नॉर्मली कॉइन बेस पे काम करते थे, जैसे भी नोट बेस पे काम से लेजर में रिकॉर्ड रखते थे पैसे कैसे लेने देन। लेकिन जब से डिजिटल काम आया, डिजिटल काम आने से क्या बिजनेस में कंटेम्परेरी आए हैं, तो सबसे पहले भी डिजिटल काम पे जिस बंदे को नॉलेज है उसी बंदे से काम। पहले तो कोई भी बंदा काम कर लेता था, आपने बिजनेस चलाया, आप रिकॉर्ड रख लेते थे भी। शायद आप लोग देखते थे पहले किसी बनिए के पास देखो ना, उनके पास लेजर मिलती थी और उनकी राइटिंग भी ऐसी होती थी, पता नहीं क्या लिखते थे वो लोग, एक ही पेज पे खचा मचा करके काफी कुछ लिख रहे थे और खुद ही समझते थे बिजनेस को, उनका प्रॉपर रिकॉर्ड होता था। लेकिन जब से कहता डिजिटल काम हुआ स्टार्ट हुआ, डिजिटल काम से कंप्यूटराइज रिकॉर्ड रखने लगे, एक तो स्पेशल पर्सन की जरूरत पड़ी, अकाउंटेंट हायर करना तो अकाउंटेंट चाहिए भाई, कंप्यूटर्स के लिए स्पेशल बीसीए वाले पर्सन चाहिए, सॉफ्टवेयर बनाने वाले जो डिप्लोमे करके बैठे हुए हैं या फिर ग्रेजुएशन डिग्री करके बैठे हुए वो पर्सन चाहिए। बिजनेस के ऊपर बहुत सारी कॉस्ट बढ़ी, तो ये प्रॉब्लम्स बिजनेस के ऊपर इस चीज का जहां पर बेनिफिट तो हुए, हम ऐसे नहीं कहते कि फूड सिक्योरिटी एक्ट आने से गवर्नमेंट नुकसान हुए, इकोनॉमी में नुकसान कुछ नहीं हुए, लेकिन बिजनेस की एक बात कर रहे हैं, जब बिजनेस में कर रहे हैं तो बिजनेस के ऊपर उनके इफेक्ट भी पड़े, बिजनेस की कॉस्ट भी बढ़ गई। पहले तो कोई सिंगल एसेट होते थे, सिंगल पर्सन काम कर लेता था, जैसे ये काम स्टार्ट हुआ अभी क्रिप्टो मींस डिजिटल, अभी पहले अकाउंटेंट हायर करो, फिर रिटर्न भर रहे हो तो आपके पास सीए होना चाहिए, ऑडिट करवाना है तो सीए होना चाहिए, उनकी अलग से फीस दो, भाईदा भी अगर गवर्नमेंट केस लगा दे तो प्रॉब्लम, बाद में फिर भी पैसे दो, तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी इसमें बढ़ गई। इन्होंने बात जो की अभी सारा कुछ जो है क्रिप्टो करेंसी कुछ भी वैसे 1983 से चला रहा है, कोई डेविड चूम कोई पर्सन था, उन्होंने उस तब से चला रहे कि रिकॉर्ड तो रखना ही होता था बिजनेस का, हाथ से रिकॉर्ड तब से रखे आ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे सिस्टम बढ़ता चला गया, 2019 में जाके पहली बार जो है डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी हमारे पास इंट्रोड्यूस हुई थी। धीरे धीरे इसको फिर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, इसकी वैसे काम करते चले जा रहे हैं। अब उसके बाद है एनपीए क्रिसिस। एनपीए क्रिसिस समझते क्या होती है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। समझते क्या होते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स? शायद सुना हो आपने, बैंकिंग सेक्टर में आता है इसको। इसका इफेक्ट हमेशा बिजनेस के ऊपर पड़ता है। मान लीजिए किसी बंदे ने बैंक से लोन लिया हुआ है, जो तो बंदा प्रॉपर टाइम पे लोन पे करता चला, उसको तो हम परफॉर्मिंग एसेट मानते हैं। कुछ बंदे बहुत सारे इंडियन इकोनॉमी तो हमारे पास मिलती हैं, लोन ले लेंगे लेकिन वो लोन टाइम पर वापस नहीं करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है बंदा मरा गया, भाग गया, किसी का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में गवर्नमेंट को डालना पड़ता है कि इसके लोन खत्म करो भी, इसका पैसा मिलने वाला नहीं है। मान लो किसी बंदे की डेथ होगी, पहले जो लोन होते थे वो ऐसे होते थे कि गवाही डलवा दो भाई, बंदा आपकी गवाही दे देगा, बाईदा भी अगर पैसे आप नहीं दे रहे, जो गारंटी देने वाला पर्सन है उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं होता था। तो लोन नहीं भी होते थे तो गवर्नमेंट ने पहले रूल बनाया था कि आप जबरदस्ती किससे पैसे नहीं ले सकते, तो प्रॉब्लम्स आती थी भी पैसा वापस लेने में। आज के टाइम में तो गवर्नमेंट ने सेटअप किया हुआ भी अगर आप लोन लेना चाहते हो तो किसी से गारंटी डलवाओ, गारंटी जिससे भी डलवाओगे तो उस बंदे के ऊपर केस लगेगा अगर उसने पैसे ना वापस किए, जिस पर्सन ने लोन लिया, तो गारंटी वाले पर्सन को देने पड़ेंगे। अब आज के टाइम में लोग गारंटी पहले तो देते नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज या बड़े बड़े पर्सन कई बार लोन ले लेते हैं, लोन वापस नहीं करते, जब कुछ लोग भाग ही जाते हैं तो गवर्नमेंट को उनको नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डालना पड़ता है। जैसे जैसे किसी भी इकोनॉमी में एनपीए बढ़ता है, मींस गवर्नमेंट का पैसा, बैंकों का पैसा लोग लेके चले जाते हैं और वापस नहीं करते, उसका सबसे बड़ा इफेक्ट जो है बिजनेस के ऊपर आता है। बिजनेस के ऊपर कैसे पता है? जो पैसा एक्चुअल में रन होना चाहिए था किसी इकोनॉमी में, बिजनेस की सपोर्ट के लिए होना चाहिए, तो पैसा वापस आता नहीं है, तो बिजनेस ऑटो मोड पे ही अपनी कीमतें बढ़ा लेते हैं। या कई बार ऐसा कंडीशन होती है कि बिजनेस को सपोर्ट बेस पैसे की जरूरत होती है, वो पैसा मिलता ही नहीं है, तो बिजनेस बंद होने भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो एनपीए के कई बार प्रॉब्लम्स हमारे पास इकोनॉमी में चलते हैं। पता लग गया एनपीए क्राइसिस क्या है। उसके बाद हमारे पास है कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट की जैसे हम लोग नॉर्मल पैसे नॉर्मल सिंपल काम कर रहे थे, जैसे जैसे ग्रीन हाउस सिस्टम में चलते जा रहे हैं। आज के टाइम में क्या बिजनेस बढ़ाने के लिए भाई पेड़ पौधे सब कुछ, जंगल जुंगल सब कुछ खत्म करते चले जा रहे हैं। वो खत्म होने से क्या हुआ कि जो हमारी इकोनॉमी लेवल्स पे जिन चीजों की रिक्वायरमेंट थी वो सब कुछ खत्म हो चला था। जैसे जंगल ही मान लो आपने जंगल काट दिया, जंगल से पहले क्या बहुत सारी खाद मिलती थी, जानवर खत्म हो गए, जानवर से बहुत सारी दवाइयां बनती थी, वो चीजें बहुत खत्म हो गई, तो इन चीजों पर बिजनेस को इफेक्ट पड़ता है। लेकिन जब से दोबारा से अब हम ग्रीन रेवोल्यूशन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर तो ग्रीन रेवोल्यूशन में होंगे सब कुछ बढ़िया होगा तो रेल रोड सब कुछ बढ़ता चला जाएगा।
जरूरी नहीं है कि रोड बनाने के लिए पेड़ पौधे काटने की जरूरत है। अगर आप सिर्फ ये कुछ बनाते चले जाओगे, एक्चुअल में जो पेड़ पौधे ही आप काटते चले जा रहे हो या जंगल खत्म करते चले जा रहे हो, तो उससे नुकसान किस चीज का होता है? बिजनेस का। जो चीजें रिक्वायरमेंट थी जब वो मिलनी ही बंद हो जाएंगी, अब मैं एग्रीकल्चर एग्जाम्पल हूँ भी, आप लोग खत्म करते चले जा रहे हो, पेड़ वगैरह काटते चले जा रहे हो। एग्रीकल्चर पहले क्या होता था, मानसून पे बारिश, मतलब बारिश के ऊपर खेती बाड़ी होती थी, कहीं पर भी पानी की जरूरत नहीं होती थी, बारिश इतनी होती थी कि खेती बाड़ी बहुत अच्छी हो जाती थी, टाइम पर होती थी। लोगों को पता था इस टाइम पे जाके बारिश होनी हो, पहले से फसल बीज देते, बारिश हो जाती थी, उतने पानी के काम चल जाता। आज के टाइम में तो फिक्स ही नहीं है, कब बारिश हो जाए कुछ पता ही नहीं है। रात को सो रहे हैं, सुबह पता लगता है बारिश होके भी हट गई हुई। बिना मौसम की बारिश कई बार हो जाती है, पोल्यूशन भी इस पे भी हो जाती है। तो नुकसान किसको होते हैं? वो सारी फसल खराब होती है, बिजनेस में अपना मूड भी नुकसान होते हैं, क्योंकि जब फसल्स बनेंगी नहीं, जिन चीजों की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है वो बिजनेस में पहुंचेंगे, तो बिजनेस कैसे चलेंगे? तो ये भी नुकसान बिजनेस में आते हैं कार्बन फुटप्रिंट के। इसके अलावा इन्होंने लिखा हुआ है कि रिसेंट चैलेंजेस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस समझते हो? कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है कि कोई भी कंपनी जिस बेस पे चल रही है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बेस पे चल रही होती है, उसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोलते हैं। हमारी इकोनॉमी में सभी कंपनीज में कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना जरूरी है। मींस कोई ना कोई पर्सन रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने वाला होना चाहिए, जिस बेस पे कोई भी इकोनॉमी चलनी चाहिए, या फिर कोई भी गवर्नमेंट चलनी, या फिर कोई भी संस्थान चलनी चाहिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती क्या, इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि किसी भी कंपनी में रूल्स एंड रेगुलेशन जिस बेस पे कोई संस्था चल रही है, उसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोलते हैं। जब भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात की जाए, उसमें 4Ps लिखते हैं। 4P मीन्स P वर्ड से स्टार्ट होने 4 टॉपिक होंगे जिनको देख के कंपनी चल। सबसे पहले आता है पीपल। पीपल होता है 4Ps का पहला एलिमेंट या फिर कंपोनेंट, जिस बेस पे कोई भी कंपनी चलती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस सबसे ज्यादा कि लोग जो कंपनी में जुड़े हुए हैं वो किस प्रकार के सपोर्टिव बेस्ड हैं, बिहेवियर उनका कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, वो लोग कैसे डील करते हैं कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं अवॉइडेबल, नेगोशिएट पर्सन, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी सामने वाला पर्सन क्या बोल रहा है, अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर और बिजनेस में प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। ये बिजनेस के टेम्परेरी इशू में आता ही आता है। दूसरा पर्पस, जो आप बिजनेस चलाने चले जा रहे हैं, या फिर काम करने जा रहे हैं, या फिर रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपने बनाए हैं, उसके पीछे पर्पस क्या है? बहुत सारे लोग तो कंपनी में कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस बनाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन जैसे बनाते हैं तो हमारा दबदबा बना रहे। बहुत सारे लोग होते हैं कि हमारे बिजनेस एक्सपेंड हो, तो ये भी हमेशा फर्क पड़ता है। थर्ड आता है हमारे पास प्रोसेस। जो गवर्नेंस आप करने जाओगे, रूल्स एंड रेगुलेशन तो आपने बना दी, फॉलो भी करवा रहे हो, लेकिन वो कैसे करवाओगे वो भी मैटर करता है। गवर्नमेंट बहुत से पहले क्या आता था, गवर्नमेंट लोगों के लिए पैसा इशू कर देती थी, एक्चुअल में लोगों को पैसा मिलता नहीं था। ऐसे ही था ना, आज के टाइम में हुआ कि डिजिटल स्टार्ट हुआ कि जिस बंदे का एक्चुअल में पैसा उसी के खाते में डायरेक्ट चला जाता है। पहले क्या होता था, मैंने पैसे इशू किए, भाई हरिओम को दे दिए, हरिओम ऐसा बंदा भी उसने पैसे खाने हैं, संजीव को पैसे देता है कितना बीच में से। जब संजीव को देता था, मैंने 1000 दिए, इसने 500 रखे, संजीव को 500 दिए, संजीव बोला 500 आके तो इसको राजकुमार को देने, भाई 100 रुपए देने। तो ऐसा काम चलता था। सविता तो बस मूवी देखती रह जाती थी, पैसे मिलेंगे ना मिलेंगे, तो गड़बड़ भी हो जाती थी। तो उसमें ये मैटर भी करता था कि वो प्रोसेस किस हिसाब से, प्रोसेस में हमेशा कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैटर करती है कि ये बिजनेस में बेनिफिट है। एक्चुअल में जो बिजनेस को बेनिफिट मिलने चाहिए वो मिलते ही नहीं थे, गवर्नमेंट से रूल्स एंड रेगुलेशन बना देती थी, तो गड़बड़ आती ही आती थी। उसके बाद परफॉर्मेंस, जो भी हम कोई चीज यूज कर रहे हैं इंडस्ट्री में, हमारी परफॉर्मेंस कैसे आती है। हमने रूल्स एंड रेगुलेशन तो बना दिए, उसका बेनिफिट लोगों को हो रहा है या नहीं हो रहा। बिजनेस में सेम, कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपने सेटअप कर दी, आपने रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए, लोग भी हायर कर लिए, प्रोसेस भी बना दी। अब उसकी परफॉर्मेंस किस प्रकार की, अगर तो सिस्टम अच्छा होगा तो बेनिफिट होंगे, सिस्टम गलत है तो उसके बेनिफिट होने वाले नहीं, तो हमें लॉस उसमें डील करना ही पड़ेगा। हमारे इंडिया में इन्होंने कहता कॉर्पोरेट गवर्नेंस बनाई हुई है अलग अलग सेक्टर में। सबसे पहले कंपनीज के लिए कंपनी एक्ट बनाया हुआ है, कंपनी एक्ट 1956, जितनी भी कंपनियां आएंगी उनको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा कंपनी एक्ट 1956 के अंडर। उसके बाद जो भी स्टॉक एक्सचेंज का काम करेंगे, अंडर राइटर्स, ब्रोकरेज या फिर कोई भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो भी पर्सन आएंगे इसमें, उन सभी को स्टॉक एक्सचेंज में सेबी के अंडर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। हमने सेबी संस्था के बारे में पढ़ा हुआ है, SEBI। उसके बाद जो भी इंश्योरेंस का सेक्टर जितना हमारी इकोनॉमी में चल रहा है, उसके लिए एक संस्था बनी हुई है, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इंश्योरेंस सेक्टर में हमारी इंडियन इकोनॉमी में पता है बहुत सारे प्रकार के इंश्योरेंस हैं, काफी प्रकार के, लोगों के साथ धोखाधड़ी बहुत होती थी। तो इन चीजों को दूर करने के लिए IRDA बनाया गया है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इंडिया। जितना भी स्टॉक एक्सचेंज का काम है वो सेबी से चल रहा है। उसके बाद कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ICSI, जितने भी कंपनी हैं उनके सेक्रेटरी एक्ट भी बनाए गए हैं। जितने भी कंपनी हमारे पास हैं
अकाउंट्स का काम चल रहा है, अकाउंट्स का काम है तो कोई भी बंदा अपनी मनमर्जी से ना करने लग जाए। उसके लिए इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया बनाया गया है कि अगर अकाउंटेंट चार्टर्ड बनाने जो सीए बनाने हैं वो इस संस्था से पास होकर बनेंगे। ऐसा नहीं है कि 5 साल किसी बंदे ने काम कर लिया उसको बोलोगे भी सीए है, वो सीए नहीं है। स्टैम्प किसी और पर्सन के पास होगी, रजिस्टर्ड पर्सन सब नहीं बनेंगे, कुछ पर्सन रजिस्टर्ड बनेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं कि हमें सीए बनना है, स्टडी प्रॉपर करते हैं, लेकिन सारे सीए तो बन नहीं पाते। जो प्रॉपर टाइम देता है, प्रॉपर ट्रेनिंग लेगा, वो जाके सीए बनता है। तो गवर्नमेंट ने सेटअप किया हुआ जिस लेवल में आपने जाना है तो उस लेवल के लिए हमने कुछ ना कुछ फेस रख दिए हैं। उन फेस को आप इशू कीजिए, सॉरी पास कीजिए, तब जाके आप लोग आगे आ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इन्होंने लिखे हैं इशू अफेक्टिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बहुत सारे इशू भी हैं जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जो हम डील किए। सबसे पहले गेटिंग द बोर्ड राइट। हम बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि जिन चीजों के ऊपर हमारे पास क्या क्या हमारे रूल्स रेगुलेशन है वो फिर हमें मिलते ही नहीं है। दूसरा परफॉर्मेंस इवेल्यूशन ऑफ डायरेक्टर। जो कंपनी में डायरेक्टर हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसे इवेल्यूट हो रही है कोई फिक्स नहीं है। डायरेक्टर अपनी मनमर्जी से काम करते हैं, सिटिंग फीस लेते हैं, कब बुलाएंगे तब आएंगे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस इवेल्यूट हो ही नहीं पाती। ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर के एक्चुअल में ड्यूटीज हैं, जो कुछ बोला गया अभी वैसे आपकी बुक में नहीं है, बुक आती है उसमें बीकॉम में। डायरेक्टर के लिए स्पेशल टॉपिक है, डायरेक्टर की क्या रिक्वायरमेंट होंगी, जैसे डायरेक्टर हायर करना, कितने प्रकार के डायरेक्टर होंगे कंपनी में। ऐसे तो नहीं, बहुत सारे डायरेक्टर होते हैं, उनकी ड्यूटीज क्या होंगी, उनकी सैलरी क्या होंगी, ये फिक्स ही नहीं है, क्लियर नहीं है। उसमें इन्होंने बोला कि परफॉर्मेंस बेस पे काम चलता है मोस्टली, तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन, प्राइमरी ड्यूटी, बहुत सारे पॉइंट्स लिखा हुआ। किसी भी कंपनी के लिए जब बात करते हैं पॉइंट तो वही दुबा के लिखे हुए हैं कि ट्रांसपेरेंसी लेवल कैसा होगा, बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी होगी, जो बिजनेस में टॉप के पर्सन हैं, टॉप टैलेंटेड पर्सन हैं, उनके ड्यूटीज एंड रेगुलेशंस कैसे होंगे, उनको कैसे काम करेंगे, किसको रिपोर्ट करेंगे, कौन सा बंदा किस बेस पे रिवॉर्ड लेगा, कौन सा बंदा किस बेस पे सैलरी लेगा, या फिर हमारी कंपनी का कंपटीशन कैसा होगा, सिक्योरिटीज क्या होगी, किस लाइन में हम लोग काम करेंगे। ये सारे इशू किसी भी बिजनेस में आते ही आते हैं। कोई भी बिजनेस चल रहा है, सबसे बड़ा इशू यही है कि हमारी कंपनी में जो टॉप पर्सन हैं, जो स्टाफ में रखे हैं, उनको किस लेवल पे रखना है, उनको क्या सैलरी देनी है, सैलरी दे रहे हैं तो कितना टाइम पे रिटेन रखना है, किस टाइम पे बंदा को रिमूव करना है, किस टाइम पे रोटेट करना है। सभी बिजनेस में कंटेम्प्रेरी इशू बेस पे आते ही आते हैं। ये था आपका लास्ट टॉपिक जो कंटेम्प्रेरी इशू वाला, वो खत्म। अगर आपको ये टॉपिक आता है तो सिंपल इसमें आपने कंटेम्प्रेरी इशू को 3-4 ही लिखने हैं। एक तो सबसे पहले हम लिखने वाले हैं कि जो हमारे पास इन्होंने दिया कि फूड सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट ने लगाया, उसके बाद क्रिप्टो करेंसी, उसके बाद क्रिप्टो करेंसी के बाद हमारे पास फूड सिक्योरिटी से पहले लैंड एक्विजिशन, एक इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्योंकि किसी भी कंपनी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं हमेशा उस कंपनी के लिए कंटेम्प्रेरी इशू बन ही जाते हैं, क्योंकि कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशन बना लेगी, इसमें प्रॉब्लम आने वाली है। तो इन चारों को जब आप डिफाइन करने जाओगे तो इजीली बेस पे आप कंटेम्प्रेरी इशू के 10 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे। इसमें एक स्टोरी ये भी था एनपीए, चाहे थोड़ा थोड़ा भी किसी को डिफाइन करोगे, 5-5 लाइन 6-6 लाइनें भी लिखोगे, 2 पेज आराम से भर जाते हैं। तो कंटेम्प्रेरी इशू इसी में से आप कंप्लीट कर दोगे किसी भी बिजनेस के लिए। ये था आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का जो बुक हुआ खत्म। अगर फिर भी कोई पॉइंट क्वेश्चन या फिर पॉइंट्स आपके हैं पूछने वाले तो मेरे से क्लियर कर लीजिए।